तो हम कल बता रहे थे आप लोगों की जितने भी मुगलिया सल्तनत को हम कितना कितना चरण में उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री को हम जानेंगे। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री को जानने के लिए या फिर इकोनॉमी, कल्चर या फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू सिस्टम, सभी चीज के बारे में जानने के लिए आपके लिए सोर्स को पढ़ना जरूरी होता है कि आखिर आप जितने भी रूलर है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को या उसके व्यक्तिगत परिचय को जानने के लिए आपको जो है कुछ तो एविडेंस होना चाहिए, जिसके माध्यम से उस सारे सिस्टम के संबंध में आपको जानकारी हासिल होंगे। तो वो सोर्स में हम सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, चाहे आप महान मुगल में आप जिसकी बात हम बाबर से लेकर हम सीधा कहां पर करेंगे, हम सीधा औरंगजेब तक की बात करेंगे। तो इस दौर में टोटल रेवेन्यू सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियरी, आपको कल्चर, आपको जो है ना बिल्कुल ट्रेड, इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स, सब चीज यानी मुगलिया सल्तनत दौर के टोटल चीज को हमको जानने के लिए हमको सोर्स को जानना सबसे जरूरी होता है। और उस सोर्स के माध्यम से ही हम बता पाएंगे कि किस रूलर का क्या अचीवमेंट है, क्या कमी रही है, उसका क्या परिणाम हिंदुस्तान को भुगतना पड़ा है। इसी चीज को बारे हम आपको जो है ना बताएंगे। तो सबसे पहले जो बात हम करेंगे कि सोर्स का, जब मैंने शुरू कर दिया था तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम शुरू किए थे, और सोर्स से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सोर्स को ध्यान में रखना जरूरी है। हमारे पास मुगलिया सल्तनत को जानने के लिए जो लिटरेरी सोर्स है, जो साहित्यिक साक्ष्य है, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे थे कि जिसकी बात कर रहे थे, पहला नाम था जिसकी बात पहले कर रहे थे हम कि तुजुक बाबरी, यानी तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी पहला नाम था, तुजुक ए बाबरी। तो तुजुक ए बाबरी पहला नाम था। दूसरा आपका नाम है, दूसरा नाम है तारिक ए रशीदी, तारिक ए रशीदी, तारिक ए रशीदी। तीसरा जो नाम है हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। और चौथा जो नाम है तज़किरात, तज़किरात ए तज़किरातुल तज़किरात उल बाकियात, बाकियात, तज़किरात उल बाकियात। और पांचवें नंबर की बात हम कर रहे हैं तारिक ए शेरशाही, तारीख शेरशाही। ये पांच को आज हम जानेंगे। पांच के बाद फिर इसी तरह कंटिन्यू हम चलते रहेंगे, क्योंकि आपको जो है ना बिल्कुल हमारा जो है सबसे पहले जो रूलर है, हम बाबर और हुमायूं को के संबंध में जानने के लिए हमारे पास जो सोर्स है उसको हम देखेंगे। उसके बाद फिर अकबर से शुरू करेंगे औरंगजेब तक, उसको जानने के लिए हमारे पास कौन कौन सा लिटरेरी सोर्स है, साहित्यिक साक्ष्य है, उसको हम देखेंगे। और उसके बाद एक एक करके जो है ना हम जो है ना पॉलिटिकल हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे, एक एक रूलर का। तो हम तुजुक बाबरी, आपको मालूम है कि ये बाबर का लिखा हुआ खुद उसकी ही आत्मकथा है। और ये तारिक रसीदी ये मिर्जा हैदर के द्वारा लिखा गया है। मिर्जा हैदर की बात करते हैं, मिर्जा हैदर की बात करते हैं। और बिल्कुल जो है हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की बात करते हैं, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। और तज़किरातुल बाकियात ये जौहर आफ्ताबची के द्वारा लिखी गई है, जौहर आफ्ताबची, जौहर आफ्ताबची के द्वारा लिखी गई है। और तारिक शेरशाही अब्बास खां
अब्बास खां शेरवानी के द्वारा अब्बास खां शेरवानी के द्वारा ये लिखी गई है। तो ये 5 बुक्स है, 5 तुजुक बाबरी, जो बाबर, तारिक राशिदी, इसका जो लिखा है मिर्जा हैदर, हुमायूं, गुलबदन बेगम, तज़किरातुल बाकियात जौहर अफ्ताबची के द्वारा, और तारिकुल सिरसाही अब्बास खां शेरखानी के द्वारा। ये बिल्कुल जो है ना, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में हम सबसे जानेंगे कि सबसे पहली बात जो है, हम तुजुक बाबरी जो बाबर के द्वारा लिखी गई किताब है, इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि तुजुक, इसको एक एक क्रम से हम थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे। सबको जितना जरूरत है आपको उतना जानना जरूरी है। तुजुक बाबरी बाबर की आत्मकथा है। तो बाबर की आत्मकथा है तो आपको मालूम है कि वो उसकी बायोग्राफी है। बाबर ने खुद उस किताब को खुद लिखा है, वो तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। तो बाबर की ये आत्मकथा जो है बेहद महत्वपूर्ण है। इसी तरह की आत्मकथा और भी लोगों ने लिखा है, लेकिन उन सभी आत्मकथा में बाबर, तुजुक बाबरी यानी बाबर का जो आत्मकथा है उसको सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। इसी तरह का जो है ना बिल्कुल आत्मकथा लिखा गया है, जैसे कि सातवाहन शासक हॉल के द्वारा गाथा सप्तशती, और उसी के द्वारा महेंद्र प्रथम के द्वारा आप कह सकते हैं कि बिल्कुल क्या है, आपको महेंद्र प्रथम के द्वारा भी आपका जो लिखा गया है उसको भी बायोग्राफी लिखा गया है। और इसके बाद जो है ना आपके बात करते हैं कि हर्षवर्धन के द्वारा भी आपको जो है ना उसका भी बायोग्राफी लिखा गया है, और उसके बारे में कंप्लीट ब्यौरा हम पहले वाले क्लास में हम देख चुके हैं। फिर उसके बाद भी आपको जो है ना बल्लाल सेन के द्वारा जो है ना दान सागर, अद्भुत सागर, ये सब जो लिखा गया था उसके बारे में हम बता चुके हैं। जहांगीर का तुजुक जहांगीरी, फिर आपको जो है ना फिरोज शाह के द्वारा तुजुक फुतुहात फिरोज शाही, इस सब के सब का आत्मकथा है। और सबके आत्मकथा में सबसे ज्यादा सबके जो सबसे उच्च स्थान है किसका है, तुजुक बाबरी का। तो तुजुक बाबरी में बाबर क्या कहते हैं, बाबर जो है ना कंप्लीट रूप से ये तुर्की भाषा में, दिल्ली सल्तनत का जितने भी साहित्य है सब फारसी में है, लेकिन यही एक बुक्स है तुजुक बाबरी, ये तुर्की, मूल रूप से तुर्की भाषा में है। तो ये तुजुक बाबरी क्या है, तुर्की भाषा में है, तुर्क भाषा में, कौन सा भाषा में, तुर्क भाषा में है, और तुर्क भाषा में है, लेकिन इसका ट्रांसलेट किसमें, इंग्लिश में किया गया है, फारसी में किया गया है, फ्रेंच में किया गया है। तो सबसे पहले तुजुक बाबरी को बिल्कुल उसको समझने के लिए कि तुजुक बाबरी में बाबर आत्मकथा में क्या लिखा है, इसको जानने के लिए इसको सबसे पहले अकबर के शासनकाल में फारसी में इसको ट्रांसलेट किया गया। तो फारसी में ट्रांसलेट करने वाला 3 व्यक्ति का नाम है, जैसे पायनंदा है, अब्दुल रहीम खान खाना है, अब शेख बफाई है। 3 व्यक्ति, अब्दुल रहीम खान खाना, शेख बफाई और एक पायंदा, सबसे पहले पायंदा ही किया था। तो 3 व्यक्ति उधर हो गया। इंग्लिश में जो है जो बात करते हैं, लीडन और अर्स्कीन और एल्किन, ये बिल्कुल जो है ना फारसी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। कौन, लीडन और अर्स्कीन, और तीसरा में एल्किन। एल्किंग जो है, ये 3 व्यक्ति जो है फारसी से किसको ट्रांसलेट किया है, इंग्लिश में किया है। और उसके बाद जो है इनको जो है जो एस, अब जो है ना एस की बात हम कर सकते हैं कि आपको एस बाबरेज के बात करते हैं, तो वो बाबरेज जो है वो बिल्कुल जो है ना तुर्की से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। फिर आगे चलकर जो है ना बिल्कुल क्या, पट्टा डीला कुआ एक व्यक्ति है जो बिल्कुल जो है ना फ्रेंच, फारसी से फ्रेंच में इसको कन्वर्ट किया है। तो ये आपको कितने भाषा में, 3 भाषाओं में, इंग्लिश में, फारसी में और आपको फ्रेंच में, 3 भाषा में इसको बिल्कुल जो है ना कन्वर्ट किया गया। उसका नाम याद रखना जरूरी है। और साथ में इसमें इस तरह की जो भी आत्मकथाएं हैं इसके भी नाम आपने सुना। आपको जो है ना अमत बिलस प्रहसन जो महेंद्र प्रथम का 1 का है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो है ना बिल्कुल जो है ना आपको कहते हैं कि प्रियादर्शिका या आप नगानंद, ये इस सबके सब जो है ना बिल्कुल जो है ना ये हॉल का जो है हर्षवर्धन का जो है बिल्कुल आत्मकथा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप बल्लाल सेन का दान सागर, अद्भुत सागर, वो भी इंपॉर्टेंट है। या फिर शुरू में हम जो कह रहे थे हॉल का गाथा सप्तशती, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उन सभी इंपॉर्टेंट में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तुजुक बाबरी है। तुजुक बाबरी को अलग अलग भाषा में इसका जो ट्रांसलेट किया गया है, इसकी खासियत, इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए। तो आखिर बाबर उसमें आखिर लिखा क्या है, तो सबसे पहले उसने लिखा इसमें क्या है कि इसमें तुजुक बाबरी में कहा भारत की प्रशंसा तो किया ही है, प्रशंसा में बहुत कुछ कह रहे हैं। वो कहता है कि भारत की प्रशंसा करते हुए कहता है कि फरगना से और समरकंद से ये कंप्लीट रूप से यहाँ के वातावरण बिल्कुल अलग है। इस बुक्स में वो दर्ज किया है, बुक्स में लिखा जो है
कि वहाँ के वातावरण यहाँ के वातावरण से बिल्कुल अलग है, यहाँ के मौसम वहाँ से बिल्कुल अलग है, और यहाँ पर जो है ना बिल्कुल जो लोग हैं, यहाँ पर जो मौसम जो है बिल्कुल अलग भी है। आपको जो है यहाँ के बिल्कुल खलियान, यहाँ के बिल्कुल कृषि, यहाँ के बिल्कुल जो है ना मौसम, यहाँ का बिल्कुल जल और फिर वायु हवा सब कुछ बिल्कुल अलग अलग सा लगता है, लेकिन हमारे परगना और समरकंद से बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा लगते हैं। ये सब तारीफ, बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए वो कहते हैं, और तारीफ करते हुए वो बात और भी कहते हैं कि बिल्कुल यहाँ के लोग काफी मेहनती होते हैं। ये बात का जिक्र किया है, बात का जिक्र किया है कि कंप्लीट रूप से बिल्कुल तारीफ तो वो करते ही हैं कि यहाँ के लोग जो है ना काफी मेहनती होते हैं, यहाँ के लोग जो है ना बिल्कुल कला के दृष्टि में तो बिल्कुल आसमान छूता है, जिसका भी कला खोजिए बिल्कुल कला मिल जाते हैं। और बिल्कुल कंप्लीट रूप से और ये भी बात करते हैं कि ये लोग के कलात्मक क्षमता पर बिल्कुल संतुलन नहीं है, लोग अचानक जो है ना अपना जो है ना हुनर बदल देते हैं। तो इस तरह की तारीफ करते हुए कहते हैं, फिर उसके बाद वो आगे कहते हैं कि यहाँ के लोग सब लोग इसमें से यहाँ के लोग, कुछ लोगों में बिल्कुल जो है ये लोग बिल्कुल सही नहीं होते हैं, ये लोग के जबान के वैल्यू नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आक्रमण करने के लिए जो बोला गया था या आमंत्रित किया गया था, किसके द्वारा? दौलत खान लोधी के द्वारा, या आपको जो है ना बिल्कुल आपको कहा राणा सांगा के द्वारा, आलम खान लोधी के द्वारा। जब यहाँ पर भारत पर आक्रमण किया तो उसको साथ नहीं मिला, उसने कहा कि ये लोग बिल्कुल जबान का पक्के नहीं होते हैं, साथ ही खाने में ये लोग जो है केवल आम के फल को खाते हैं, बाकी तरबूजा खरबूजा के बारे में इन लोगों को जानकारी नहीं है, बर्फ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप जो है ना लोग बर्फ का पानी पीते ही नहीं है। ये सारे के सारे वर्ड का जिक्र उन्होंने किस में किया है? बिल्कुल आपने बायोग्राफी में किया है। तो ये बात याद रख लीजिएगा, ये बर्फ का पानी का जिक्र, आम का जिक्र, आपको तरबूजा खरबूजा के जिक्र, खेत खलियान का जिक्र, कृषि का जिक्र, या फिर आप मौसम का जिक्र, यहाँ के जल व्यवस्था का जिक्र, यहाँ के वायु का जिक्र, यह सारे चीज के जितने भी जिक्र किया गया, सारे बात जो है ना बिल्कुल ये बात दिमाग में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। और आपको कंप्लीट रूप से जिन जिन लोगों का बिल्कुल जो है ना कहा गया कि इसकी जबान का वैल्यू नहीं है, उन सारे बिल्कुल राणा सांगा, दौलत खान लोधी और बिल्कुल आलम खान लोधी, इस सब का नाम को याद रखने की जरूरत है, जो बाबा ने सब अपने आत्मकथा में इसका जिक्र किया है। दूसरी बात हम कहते हैं कि ये तारीख रशीदी जिसका जो लिखा है मिर्जा हैदर, ये संस्मरण साहित्य है। मिर्जा हैदर कौन है? मिर्जा हैदर बाबर का जो है ना मौसरा भाई, ये मौसरा भाई मिर्जा हैदर जो है मौसरा भाई है। ये कंप्लीट रूप से ये बाबर के पूरे शासनकाल को देखा है, और हुमायूं के प्रथम चरण के काल को देखा है। हुमायूं 2 चरण में शासन किया है, 1530 से लेकर 1540, और फिर 1556 से 55 से 56 तक। तो 30 से 40 के दौर को मिर्जा हैदर बहुत आसानी से, बहुत अच्छे ढंग से इस चीज को देखा है। तो तारीख रसीदी पर मिर्जा हैदर को, तारीख रसीदी लिखने के लिए मिर्जा हैदर को फोर्स किया अकबर ने कहा कि बिल्कुल, अकबर ने ही किया है क्योंकि ये हुमायूं के दौर से ही बिल्कुल जो ना गायब है। तो ये बिल्कुल मिर्जा हैदर क्या है कि ये शुरुआती दौर में हुमायूं के दौर को तो कंप्लीट रूप से देखा ही है, लेकिन सेकंड चरण के दौरान पर मिर्जा हैदर बिल्कुल जो है उससे अलग होकर वो बिल्कुल कुछ अधिकारियों के साथ कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करके वहीं पर अपना सत्ता स्थापित कर लेता है। इसलिए वो बिल्कुल जो है ना दिल्ली सल्तनत को बिल्कुल छोड़कर अब बिल्कुल जो है ना दूसरी कश्मीर में जाके शिफ्ट हो जाता है। इसलिए मिर्जा हैदर की ये जो रचना है तारीख रसीदी, वो मिर्जा हैदर के तारीख रसीदी यानी 16वीं शताब्दी का कश्मीर के बारे अगर जानना हो तो ये बुक्स कुछ ना कुछ आपको एविडेंस देगा। तो उसके हिस्ट्री बनाने में भी ये बिल्कुल जो है ना ये, या उसके हिस्ट्री बनाने में भी ये बड़ी बड़ी कारगर साबित होता है। लेकिन ये कि क्या लिखते हैं कि वो अपने बुक्स में ये लिखते हैं, अपने तारीख रसीदी में लिखते हैं कि बाबर जो है ना हिंदुस्तान पर आक्रमण कैसे किया, और उसके पानीपत के प्रथम युद्ध में उसके परिणाम किस प्रकार के रही, दिल्ली सल्तनत और आगरा पर कैसे उसने अधिपत्य स्थापित किया, इसका कंप्लीट ब्यौरा बताता है। इसको बढ़ाते हुए बिल्कुल जो है ना आगे फिर ये बात कहता है कि उसके बाद जो बिल्कुल यानी बाबर के कंप्लीट इतिहास बनाने में इसका बिल्कुल तारीख रसीदी बिल्कुल एक एविडेंस के रूप में काम आ जाता है। लेकिन हुमायूं को जो प्रथम चरण है, तो प्रथम चरण में जो लेनपुल जो बात कहता है, लेनपुल क्या है, एक इतिहासकार है, वो कहते क्या है
कि बिल्कुल जो है ना 1555 में दूसरी बार जो है गिरते पड़ते हुमायूं बड़ी परेशानी से बड़ी कष्ट से जो है ना दूसरी बार सत्ता में बिल्कुल आया, लेकिन जहां पनाह के शेर मंडल के सीढ़ी से गिरकर बिल्कुल जो है वो दुनिया छोड़ के चले गए। इसलिए कहता कि गिरते पड़ते आया और गिरते पड़ते फिर वो चला गया। लेलपुर की यह कहावत है, ये हुमायूं के बारे में वो कहते हैं। लेकिन इसी के पहला चरण के संबंध में ये कहते हैं, कौन, मिर्जा हैदर कहते हैं कि जो है बिल्कुल जो है हुमायूं अपने शासन के दौर में कौन सी उनकी राजनीतिक भूल थी, उसका कौन सा राजनीतिक भूल उसने किया है, उसके बारे में बताया कि बिल्कुल उनकी राजनीतिक भूल किस प्रकार की भूल थी और उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। ये सारे चीज के बारे में ये तारीख रशीदी में बताता है। राजपूत समस्या क्या था उस समय, और उस समय जो है ना अफगान समस्या क्या था, इस सारे चीज का चर्चा मिर्जा हैदर तारीख रशीदी में करता है कि हुमायूं के दौर में जो है राजपूत समस्या किस प्रकार की थी और बिल्कुल जो है आपको अफगान समस्या किस पर, सारे चीज के बारे में बताता है। कैसे मिर्जा हैदर अपने ही बुक्स में ये लिखते हैं कि उनका हुमायूं का जो बंगाल अभियान है, बंगाल पर आक्रमण करना, कैसे बड़ी उसके लिए घातक साबित हुआ, कैसे वो नासुर साबित हुआ, कैसे वो उसके परिणाम के रूप में ही बिल्कुल पूरा दिल्ली सल्तनत गंवा दिए। वो कंप्लीट रूप से कहता है कि वो हाँ जो बिल्कुल चौसा युद्ध जो हुआ, चौसा युद्ध के समाप्ति ही नहीं हुई कि फिर कन्नौज बेलग्रामी के युद्ध में वो निर्णायक रूप से हार गए और फिर वहां से उसके दिल्ली और बिल्कुल आगरा की सत्ता को उनको बिल्कुल जो है उसको छोड़ना पड़ा, उसको गंवानी पड़ी परिणाम के रूप में। और वह उत्तर पश्चिम में जाकर फिर दोबारा सत्ता पे आने के लिए कौन कौन सा रूलरों से बिल्कुल अपने हेल्प का गुंजाइश ढूंढने लगे, कौन कौन सा रूलर से सहायता मांगने की ले लगे, इस सारे चीज का कंप्लीट ब्यौरा जो है मिर्जा हैदर तारीख रशीदी में लिखता है। मिर्जा हैदर तारीख रशीदी में उसके सारे समस्या और उसके दिल्ली सल्तनत गंवाने के बाद उसकी बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, सत्ता की तलाश में उत्तर पश्चिम में जाके, नॉर्थ वेस्ट में जाके वो अब कहीं सत्ता की तलाश की गुंजाइश कर रहे थे, उस सारे चीज का कंप्लीट ब्यौरा मिर्जा हैदर तारीख रशीदी में करता है। तो एक बार और मिर्जा हैदर तारीखी रशीदी में क्या लिखते हैं, यानी बाबर के दौर की, बाबर के कंप्लीट दौर का इतिहास इसमें मिलता है। दूसरा हुमायूं का प्रथम चरण के दौर का इतिहास मिलता है, हुमायूं कौन सी राजनीतिक भूलें की और हुमायूं के समय अफगान समस्या और बिल्कुल जो है राजपूत समस्या किस प्रकार का थी, इसकी कंप्लीट ब्यौरा तारीख रशीदी में मिलता है। फिर उसने कहा कि कैसे, इसी किताब में मिलता है कि हुमायूं का बंगाल अभियान कैसे घातक साबित हुआ और उसी बंगाल अभियान से ही उसने चौसा युद्ध में हारा। कंप्लीट रूप से भी उभरा ही नहीं था कि कन्नौज और बेलग्रामी के युद्ध में निर्णायक रूप से हार गया। अंत में बिल्कुल जो है ना दिल्ली आगरा की सत्ता को गंवानी पड़ी और फिर वो उसको वहां से पलायन करके बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में जाकर फिर सत्ता के प्राप्त करने की गुंजाइश में कैसे परेशान रहे, इस सारे चीज का कंप्लीट ब्यौरा मिर्जा हैदर तारीख रशीदी में लिखता है। तीसरा पॉइंट में हम हुमायूं नामा की बात करते हैं। हुमायूं नामा गुलबदन की बात करते हैं। गुलबदन कौन है? ये बाबर की पुत्री है, बेटी है और बिल्कुल हुमायूं की बहन है और बिल्कुल अकबर की बुआ है, फुफ्फी है। तो ये गुलबदन जो है, गुलबदन बाबर के पूरे दौर को देखा है, हुमायूं के पूरे दौर को देखा है और अकबर के दौर में है। तो अकबर ने गुलबदन से रिक्वेस्ट किया है कि आपके पास इतनी सारी नॉलेज है तो आप क्यों नहीं जो है ना एक स्मरण साहित्य का आप रचते हैं, एक स्मरण साहित्य का क्यों नहीं आप जो है ना लिख देते हैं, साहित्य क्यों नहीं लिख देते हैं। स्मरण साहित्य, संस्मरण साहित्य हम उसको कहते हैं जो उनके मेमोराइज में, मेमोरी में है, जो उनके याद में है। संस्मरण साहित्य को ही हम स्मरण साहित्य कहते हैं, जो उनके याद है, अपने पिता और अपने भाई के दौर के सारे उपलब्धियां या जो भी समस्या था उस सारे चीज को है उनके दिमाग में जो है उसको एक किताबी रूप देने के लिए अकबर इसे रिक्वेस्ट करता है। तो गुलबदन अपने भतीजे की बात सुनकर ही वो एक किताब लिखते हैं जिसका नाम हुमायूं नामा कहते हैं। तो हुमायूं नामा का लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। तो हुमायूं नामा में गुलबदन क्या लिखते हैं? देखिए, बाबर हो या हुमायूं हो, उसकी पॉलिटिकल एज ए शासक के रूप में उपलब्धियों तथा उनकी कमियों, उनकी समस्या के बारे जानने के लिए बहुत सारा एविडेंस सबको मिल जाएगा। लेकिन उसके व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअली वो व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार के थे, इसके बारे जानने के लिए इससे बढ़कर कोई अच्छा साहित्य नहीं है। हुमायूं नामा जो गुलबदन बेगम की है, जो इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से हुमायूं को जानना है या फिर बाबर को जानना है, तो इससे बेहतर कोई एविडेंस नहीं होगा।
इससे बेहतर कोई साक्ष्य या साहित्य नहीं है। इसमें गुलबदन बेगम कहता है कि बाबर जो है ना व्यक्तिगत रूप से एज ए रूलर तो आप जानते सभी जगह पर मिल जाएगा, लेकिन सभी बहुत सारे साहित्य में उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, लेकिन एज ए व्यक्तिगत रूप से बाबर क्या थे इसकी चर्चा केवल आपको हुमायूंनामा में, कि बिल्कुल जो है ना वो व्यक्तिगत रूप से उसके अंदर कौन सा सबल पक्ष था और कौन दुर्बल पक्ष था, इसकी कंप्लीट ब्यौरा गुलबदन बेगम जो है ना हुमायूंनामा में लिखता है। और बाबर की मृत्यु क्या अब इब्राहिम का लोदी के मां के द्वारा दिए गए जहर से हुई है, या फिर आपको जो है ना अपने बेटा हुमायूं के लंबे आयु के कामना करने के लिए जो है ना अपने उम्र छोटा करने की दुआ की है। ये सारे चीज की जानकारी जो है आपको हुमायूंनामा में मिलेगा। ये आगे चलकर ये हुमायूं जो है ना गुलबदन बेगम हुमायूं के संबंध में लिखते हैं व्यक्तिगत रूप से, कि बिल्कुल जो है ना वो उसके बाबर के बाद सत्ता पर जो है ना ये हुमायूं आए। हुमायूं के 4 भाई में से जैसे कि कामरान अस्करी हिंदाल, तो कामरान अस्करी हिंदाल में कामरान से हुमायूं का कभी नहीं पटा, हमेशा तनाव बना रहा था। इसके क्या क्या वजह थी, उसके बीच में तनाव का क्या कारण थे, इसका भी जानकारी आपको यहां पर मिलेगा। और साथ में बाबर की मृत्यु के वक्त हुमायूं को क्या एज ए रूलर के रूप में उनको क्या सलाह दी थी कि आप भविष्य में आने वाले एज ए रूलर आपको किस तरह की जो है ना क्या स्ट्रेटेजी क्या प्लानिंग के साथ आपको काम करनी है, आम के कैसे आपको कल्याण करना है, इस सारी चीज के संबंध में किस प्रकार वो हिदायत देते हैं, उस सारी चीज की चर्चा आपको हुमायूंनामा में। हुमायूंनामा के दौर में उनकी जो विवाह और उनके विवाह हमीदा बानो बेगम से हुई, तो क्या उसके विवाह का उसके जीवन पर क्या महत्व है, इसकी भी जानकारी आपको यही मिलता है। हुमायूं को क्यों कौन सा क्षेत्र ज्यादा पसंद थे, इसका भी जानकारी आपको हुमायूंनामा में मिलेगा। फिर आपको जो है बिल्कुल आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हुमायूं के दौर में हुमायूं को बिल्कुल जो है ना हुमायूं के दौर में जो समस्या आई उभर कर, जो बिल्कुल जो है ना चौसा और बेलग्रामी के युद्ध के बाद जो समस्या आई, और उसी समस्या से बचने के लिए उन्होंने कौन सी कदम अपनाया, इसकी जानकारी कंप्लीट रूप से हुमायूंनामा में कौन लिखते हैं, हमीदा अब बिल्कुल गुलबदन बेगम लिखती है। गुलबदन बेगम ये भी कहती है कि कंप्लीट रूप से जो हुमायूं के बिल्कुल जो है ना यहां पर चौसा युद्ध में पराजित के बाद चौसा युद्ध और बिल्कुल कन्नौज बेलग्रामी युद्ध के में पराजित होने के बाद कैसे तो कैसे फिर उसको कौन सा बिल्कुल जो है ना निर्णायक हार के बाद नॉर्थ वेस्ट में गए, और बिल्कुल जो है ना इस विकट परिस्थिति में नॉर्थ वेस्ट में जाकर बिल्कुल जो है ना सिंध क्षेत्र में कैसे उनकी उस विकट परिस्थिति में पुत्र की प्राप्ति हुई, और उस पुत्र की प्राप्ति का जश्न उस सही से नहीं मना पाए और अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को अच्छा से स्वागत नहीं कर सका, इसकी कंप्लीट जानकारी गुलबदन बेगम हुमायूंनामा में करता है। तो ये कंप्लीट अगर किसी चीज का कंप्लीट रूप से व्यक्तिगत रूप से बाबर और हुमायूं का अगर इतिहास के बारे जानना है तो गुलबदन बेगम की जो है हुमायूंनामा ही सबसे कारगर और सबसे सटीक जो है ना बिल्कुल एविडेंस है। आगे हम बात करते हैं तज़किरातुल बाकियात, ये जौहर अफ्तबची की रचना है। जौहर अफ्तबची एक बिल्कुल जो है ये बिल्कुल हुमायूं का ये व्यक्तिगत सचिव ही इसको मान सकते हैं। जौहर अफ्तबची ये व्यक्तिगत सचिव रहा है। जिस तरह अकबर ने गुलबदन बेगम को रिक्वेस्ट किया और हुमायूंनामा एक संस्मरण साहित्य के रूप में वो लिखा, और उसी तरह जौहर अफ्तबची को भी ये रिक्वेस्ट करते हैं। कौन? ये आपको जो है ना अकबर ये जौहर अफ्तबची को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी जो है आपके पास जो भी जानकारी है उस पर भी एक संस्मरण साहित्य आप लिखें। इसीलिए उन्हीं के रिक्वेस्ट पर जौहर अफ्तबची ने आपको तज़किरातुल बाकियात एक साहित्य की रचना किया। इसमें वो क्या किया है, क्योंकि ये निजी सचिव रह चुके हैं तो कंप्लीट रूप से जो है आपको हुमायूं को व्यक्तिगत एज ए शासक के रूप में व्यक्तिगत रूप से इसे भी जानकारी प्राप्त है। इसीलिए जो है इसका भी जो है ये जौहर अफ्तबची की किताब से भी बिल्कुल जो है तज़किरातुल बाकियात से बाबर की कंप्लीट इतिहास बनाने में ये भी मददगार साबित होते हैं, इसलिए इसको भी याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट में आप तारीख शेरशाही की बात करते हैं, अब्बास खां शेरवानी की बात करते हैं। अब्बास खां शेरवानी एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो है ना बिल्कुल एक कर्मचारी है, जो कभी बिल्कुल जो है आप
हुमायूं के दौर में इसमें जो है ना शेरशाह के दौर में हुआ करता था, लेकिन बाद में अकबर के दौर में भी जो है ना जौहर अब्तबची रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ही कर्मचारी ही है। और अकबर के रिक्वेस्ट पर जौहर अब्तबची एक संस्मरण साहित्य देता है। अब्बास का शेरवानी बिल्कुल जो है एक संस्मरण साहित्य देता है, जिसको हम तारीख शेरशाही कहते हैं। तो तारीख शेरशाही में अब्बास का शेरवानी लिखते क्या है, तो इसमें ये अब्बास का शेरवानी जो भी एज एक कर्मचारी होने के नाते जो भी उनको जानकारी इस शेरशाह के दौर की और शेरशाह के दौर की और उसके साथ उसकी समकालीन हुमायूं के बारे में जो भी चीज उसको जानकारी उसे मिलती है, उसके बारे में वो सारे एक्सपीरियंस को तारीख शेरशाही में उजागर करता है। वो कहते हैं क्या है कि कंप्लीट रूप से कैसे ये अपने दौर में हुमायूं के बारे में हुमायूं की उपलब्धियों के बारे में कुछ बताता है, और आगे चलकर हुमायूं की उपलब्धियों के साथ साथ कैसे का फरीद खां कैसे शेर खां बना और शेर खां कैसे बाबर के यहाँ नौकरी की, और कुछ वही बाबर के कैसे परिवार के लिए कैसे घातक साबित हुआ, उसके गिरफ्तारी का कैसे बाबर ने उसके लिए फरमान जारी किया, लेकिन वो वहां से पलायन करने में सफल हुए, और अंत में जाने के बाद सफल होने के बाद कैसे वो बिहार और चुनारगढ़ में जाके अपनी स्थिति को मजबूत किया, और मजबूत करने के बाद कैसे किस तरीके से कौन सा रणनीति से हुमायूं को बंगाल अभियान के लिए उसे प्रेरित किया, उसको आमंत्रित किया, और बंगाल अभियान के दौरान उसे चौसा और कन्नौज बेलागावी के युद्ध में उसे निर्णायक रूप से उसे पराजित किया। उसके बाद कैसे हुमायूं जो है ना बिल्कुल वहां से अब दिल्ली और आगरा की सत्ता कैसे गंवा दिए, और गंवाने के बाद नॉर्थ वेस्ट सिंध क्षेत्र में आपका इसका विकल्प तलाश लेने गई। उस सारे ब्यौरा बिल्कुल अब्बास का शेरवानी के बुक्स तारीख शेरशाही में देखने को मिलता है। अब उसके बाद शेरशाह जो है ना दिल्ली और आगरा के सत्ता पर आए, और उसके बाद उनकी जो रेवेन्यू है, उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो है सभी प्रकार के डिपार्टमेंट के बारे कंप्लीट उपलब्धियों के बारे में तारीख शेरशाही में अब्बास का शेरवानी लिखते हैं। और उसके बाद जो है ना बिल्कुल शेरशाह के बाद आदिल शाह सूर के आने से कैसे वो राजनीतिक रूप से बहुत कुपमंडुक रहने के बावजूद भी, उसके पास जानकारी नहीं रहने के बावजूद भी, और नृत्य और गायन में इतनी माहिर होने के साथ वो कैसे आसानी से अपने जो है सत्ता गंवा देता है, एक कंप्लीट रूप से जो है ना तारीख शेरशाही में अब्बास का शेरवानी लिखते हैं। बस ये तीन चीज आपको, ये पांचों साहित्य जो है आपको शुरुआती दौर का है, तुजुक बाबरी, तारीख रशीदी, हुमायूंनामा और तज़किरातुल बाकियात, तारीख शेरशाही। इसके बाद भी आपको लगातार कंटिन्यू आपको सोर्स आप पढ़ेंगे, और उस सोर्स के माध्यम से हम जानेंगे फिर पूरा मुगलिया सल्तनत के रूरल के पॉलिटिकल हिस्ट्री, और उसके बाद फिर हम जानेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी रेवेन्यू, उनकी कल्चर, उनका ट्रेड एंड कॉमर्स, इस सारे चीज की जानकारी इसी एविडेंस की मदद से हम करेंगे। इसीलिए एविडेंस को फिर हम कल 6ठे नंबर से हम उसको शुरू करेंगे, और इसी तरह कंटिन्यू आप देखते रहेंगे।